अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट जैसे मैंने आप लोग को बताया था दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस न्यू सीरीज ऑन एडिटोरियल्स में से जितने भी फैक्ट्स हमारे इकट्ठे होते हैं सो एज यू गाइस नो हमारा रोज़ाना 12:30 पे एडिटोरियल का एक डेली एक एडिटोरियल वी गेट टू डिस्कस इन दैट सेशन। लेकिन हर महीने जितने भी एडिटोरियल्स होंगे डॉन न्यूज़ के उन सब में से जितने भी फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट हों जो आप कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर we'll be gathering those as well ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए कोई अपनी फैक्ट बुक बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आप सिर्फ इस पूरी अप्रैल से लेके नेक्स्ट फेब तक या जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप तब तक के लिए जितने भी वो सारे के सारे एपिसोड्स होंगी वो सारी आप देख लोगे एंड यू विल बी गुड टू गो। बस इसके आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें और इस वीडियो को अपने पास सेव भी कर लेना ताकि यू गाइस कैन गो थ्रू इट वंस अगेन जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। सो यू कैन यूज़ all of these facts in your arguments and essays in current affairs या जो भी आपके relevant जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर you can use all of these facts. So I've gathered, compiled for April. ये हमारा पहला महीना होगा जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डू दिस एपिसोड। ये इंशाल्लाह हर महीने ज़िंदगी रही तो हर महीने इसी तरह से आई विल डू द कंपाइलेशन एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइस ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। और इसके अंदर मैंने किया हुआ ये है कि आई मेड कैटेगरीज कि जितनी भी कैटेगरीज होंगी सो लेट्स सपोज देयर इज वन क्राइम रिलेटेड देन वन फॉर एनवायरनमेंट देन अनदर फॉर लेट्स से हेल्थ। तो इस तरह से कैटेगरीज के हिसाब से जितने भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे we'll be discussing all of those. So let's start right away. So the first one we have is crime related जो हमारे पास फैक्ट्स अप्रैल के महीने में जो हमारे पास फैक्ट्स आए हुए थे इन एडिटोरियल्स इन डॉन तो वो हम देखते हैं। सो पहली चीज़ यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात हो रही है। ड्रग अब्यूज़ 2023 सिंध टास्क फोर्स ने एक रिडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च किया विच रिवील्ड दैट उसने रिवील किया कि drug abuse afflicted every fourth household in Karachi, right? So सिर्फ कराची के बारे में उसने वो सारा एनालाइज किया एंड इट केम टू द कंक्लूजन के 4 में से एक हाउसहोल्ड जो है वो ड्रग अब्यूज की वजह से इट्स गेटिंग अफेक्टेड, राइट? इसी तरह से देन ऑन अनदर ब्लास्फेमी के उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर सो ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर दिस इज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या ऑब्जर्व किया हुआ है। इट रिपोर्ट्स दैट 2024 में टोटल 344 ब्लास्फेमी केसेस रिपोर्ट हुए, राइट? 344 जिसमें से 70% जो अक्यूज थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो मुस्लिम्स थे और 14% वर अहमदीज, राइट? सो ब्लास्फेमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स स्पेशली करंट अफेयर्स और इंग्लिश एसे के लिए। सो यू कैन यूज़ दीज फैक्ट्स और जस्ट टू शो केस कि आप को आपके अपने आर्ग्यूमेंट्स में अच्छा फैक्ट्स के अंदर आपने ये चीज़ मेक श्योर करना है दैट यू गिव आर्ग्यूमेंट यू गिव आउट फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर आर्ग्यूमेंट कि ऐसा ना हो कि आर्ग्यूमेंट कुछ चल रहा हो और आप बीच में आप कहें कि ओह मुझे तो ये फैक्ट याद आ गया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा सा रेलेवेंट आपने फैक्ट उठाना है। इसी वजह से मैं सारे के सारे फैक्ट्स आपके पास रखूंगा ताकि फिर आपको पता हो कि मैंने कौन से आर्ग्यूमेंट में किस तरह का फैक्ट यूज़ करना है ताकि मेरा आर्ग्यूमेंट जो वो उससे सॉलिडिफाई हो, राइट? वीकन नहीं होना चाहिए आपका आर्ग्यूमेंट। अगर आप एरा गैरा कोई भी फैक्ट डाल देंगे तो देन दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है बच्चा? चलो अगला देखो हमारे पास फोर्स्ड कन्वर्जन्स। फोर्स्ड कन्वर्जन्स क्या होती हैं? जब आप किसी को ज़बरदस्ती उसका रिलीजन चेंज करवाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स्ड कन्वर्जन्स कहते हैं। सो वो रिपोर्ट क्या कहती है कि 2021 और 2024 के बीच में देयर वर 421 केसेस ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन्स के तकरीबन 420 केसेस आपके 2021 से लेके 2024 के बीच में फोर्स्ड कन्वर्जन्स पाकिस्तान में हुई हैं और उनमें से 282 जो थे वो हिंदू गर्ल्स थी, लड़कियां थी हिंदू एंड 137 क्रिश्चियन गर्ल्स वर विक्टिम्स और 71% ऑफ द विक्टिम्स वर माइनर्स के छोटे 18 से कम जिनकी एज थी 71% वो लोग थे। अब आप इस फैक्ट को आप लोग बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। आप इसको चिल्ड्रन रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट हो आपका कि चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल सो उसके अंदर भी क्योंकि 71% आर माइनर्स आप इसको यू कैन यूज दिस फैक्ट। दूसरा आप इसको विमेन रिलेटेड आपका कोई आर्ग्यूमेंट दो कि विमेन आर मे बी मोर वल्नरेबल टू क्राइम टू
दूसरा आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं वो आप विमेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे जैसे विमेन आर मे बी वन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स इज विमेन आर मोर वल्नरेबल टू फोर्स्ड कन्वर्जंस या टू अब्यूज टू वायलेंस राइट सो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि टोटल 421 केसेस थे फोर्स्ड कन्वर्जंस के और उसमें अगर आप देखें तो 282 प्लस 137 सो इट्स लाइक मोर देन 90% अप्रॉक्सीमेटली 90% वो लड़कियां थी जिनके ऊपर ये फोर्स्ड कन्वर्जंस हुए राइट सो यू कैन यूज इट बोथ वेज सो आपने सिर्फ थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ साथ साथ बट थोड़ा सा आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेलिवेंट और अच्छे फैक्ट्स कोट करो इन ऑर्डर टू सॉलिडिफाई योर स्टांस ठीक हो गया देन वी हैव डेली क्राइम स्टेटिस्टिक्स सो क्राइम के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं डेली एवरी डे इन पाकिस्तान इन 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर रोजाना की बेसिस पे एवरेज ऑफ 67 किडनैपिंग्स जो अगवाकारियों के इंसिडेंट्स थे 67 ऑन अ डेली बेसिस 19 रेप्स राइट सो daily basis पे unfortunately and 6 domestic violence cases and 2 honor killings so ये वो वाले cases हैं जो कि report हुए हैं so it's like quite alarming 67 kidnappings on a daily basis across Pakistan 19 rapes which is once again horrendous 6 domestic violence cases and 2 honor killings और ये these are the reported figures which are supposed to be lesser than the actual numbers right so you can use these cases as well in order to solidify your arguments कि जो भी आप argument दे रहे हैं उसमें you can use these facts as well इसी तरह से फिर हम economic उसके ऊपर आ जाते हैं कि economy के related हमारे पास जो facts अप्रैल वाले डॉन एडिटोरियल्स में जो आए थे सो उसमें सबसे पहले ग्रोथ फोरकास्ट आप आजकल आपको पता होगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी yes it is getting stabilized but the main problem is with the growth prospects of the economy so growth के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी विल ग्रो एट 2.5% राइट एज अपोज टू जो साउथ एशिया की इसी पीरियड की जो एवरेज ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है जो पूरे साउथ एशिया की दैट इज 6% वर्सेस 2.5% ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह से आईएमएफ ने भी जो उन्होंने अपनी फोरकास्ट दी हुई है तो उन्होंने डाउनग्रेड किया पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट बाय 40 basis points to 2.6% so 2.5% by एशियन डेवलपमेंट बैंक सो प्रिटी क्लोज सो आप इनमें से कोई भी कोट कर सकते हो बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप उसको कंपेयर करो विद द रीजन विद द साउथ एशियन रीजन तो वहाँ पे जहाँ पे 6% एवरेज चल रही है 2.5% ग्रोथ रेट is not really that good to have ठीक हो गया and that too with such a large population then we have GDP forecast right so GDP forecast के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान की जीडीपी is supposed to be is going to be 3% ग्रो करेगा और जो आपका आईएमएफ ने 3.2% राइट सो once again pretty close to both of these projections are very close to one another फिर आपके पास poverty levels this is another alarming case for पाकिस्तान के जिसके अंदर poverty is rapidly increasing और इसके अंदर आपका जो वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है वो क्या सजेस्ट करता है कि 42% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज करंटली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन कि 42% इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन और एडिशनली वो क्या बताते हैं कि इस साल के अंदर by the end of this year 1.9 million more people are going to enter this poverty line के नीचे वो चले जाएंगे right so 42% already they're below the poverty line and then an additional 1.9 million by the end of this year are going to fall into this category ठीक हो गया बच्चा then we have economic के अंदर there are certain जैसे मैंने बताया कि ठीक है कुछ चीज़ें improve भी हो रही हैं but growth remains the main concern so credit rating upgrade right so Fitch which is जिसके बारे में भी हम बात करेंगे सो फिच रेटिंग्स के हिसाब से फिच रेटिंग्स अभी हम अगले उसके अंदर थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करूंगा मैं कि व्हाट इज फिच रेटिंग हाउ इज इट कैलकुलेटेड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिच रेटिंग सो फिच रेटिंग जो पाकिस्तान का एक बहुत 2018 से लेके 2022 के बीच तक पाकिस्तान की रेटिंग थी सी प्लस राइट विच इज़ नॉट लाइक अ रियली गुड रेटिंग और वहाँ से अब अपग्रेड हो गया टू बी माइनस राइट सो बी माइनस सी प्लस से बी माइनस पे आ गया which is like
क्वाइट अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि 18 से लेके 22 विच इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पेल, उसके बीच में पाकिस्तान वाज इन द ट्रिपल सी प्लस रेटिंग ऑफ फिच। नाउ फिच की रेटिंग होती क्या है? सो फिच की रेटिंग बेसिकली इट्स वर्ल्ड्स टॉप क्लास एक टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली आपके किसी भी मुल्क का क्रेडिट वर्दीनेस, किसी भी मुल्क का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी अपनी क्रेडिट वर्दीनेस। नाउ व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस में आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट क्या होता है? कर्ज। वर्दीनेस क्या होती है कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। सो क्रेडिट वर्दीनेस इज बेसिकली कि किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो कंट्री ए इफ इट इज़ मोर क्रेडिट वर्दी, दैट मीन्स कि लोग उनको क्रेडिट, उनको कर्ज देना चाहेंगे कि आप कर्ज लें। एज अपोज टू अगर किसी कंट्री का बहुत हाई रिस्क होगा तो उनको लोग क्रेडिट नहीं देंगे, और अगर उनका क्रेडिट का हिस्ट्री भी ख़राब होगी कि उन्होंने लोन लिया और फिर वो वापस करने की पोजीशन में ना हुए, सो दैट reduces the credit rating of any country, any organization, even an individual. अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं और उसकी पेमेंट्स टाइमली नहीं करते तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नीचे जाती रहती है, और फिर आपको इवेंचुअली जब आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिर वो लोन या तो देते नहीं है, या आपको लोन देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाई मार्कअप, हाई इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करते हैं। ठीक है, अच्छा। सो इट इज़ क्रेडिट वर्दीनेस इज बेसिकली हाउ लाइकली दे आर टू रीपे देयर डेट्स, कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। नाउ हाउ डू दे असेस किसी भी कंट्री का या किसी भी चीज़ का एक क्रेडिट वर्दीनेस? सो की उसके अंदर जो वेरिएबल्स होती हैं, वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो मैक्रो इकोनॉमिक, कि आपका जीडीपी, आपका पॉवर्टी से नीचे कितने लोग हैं, कितने अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबल है चीज़ें या नहीं है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, राइट। सो वो सारी चीज़ें। पब्लिक फाइनेंसिस, के जो आपके पब्लिक मनी है या जो टैक्स पेयर्स मनी है वो कितना इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है, वो कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, उसमें कोई लीकेजेस तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ठीक है, सो देन वी हैव एक्सटर्नल फाइनेंसिस, कि कितना ये कंट्री एक्सटर्नल फाइनेंसिस के ऊपर, बाहर से पैसे आए हुए, बाहर से आए हुए पैसे के ऊपर रिलाई करता है, लोन्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर, फॉरेन एड के ऊपर, ये कितना ज़्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिस के ऊपर रिलाई करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बहुत ज़्यादा पहले ही एक्सटर्नल फाइनेंसिस के ऊपर रिलाई कर रहा होगा कोई कंट्री, तो दैट्स गोइंग टू मीन के maybe they'll not be able to repay all of that debt. And then we have the monetary policy, कि जो स्टेट बैंक या जो गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो कितना, क्या उनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या वो इंटरेस्ट रेट कितना सेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स दे डायरेक्टली अफेक्ट योर इकोनॉमी, और इकोनॉमी अच्छी होगी तो क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ेगी, इकोनॉमी नहीं अच्छी होगी तो क्रेडिट वर्दीनेस भी is going to go down the drain. And then of course political stability, कि एक तरफ में macro economic stability which is more of major economic things, but on the other hand there should be political stability as well. तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर फिच रेट करता है किसी भी कंट्री को। इसके बाद व्हाट अ फिच रेटिंग मीन्स। सो फिच रेटिंग आपकी ए, ट्रिपल ए, बी, सी, ट्रिपल सी प्लस, इस तरह से उनकी रेटिंग्स होती हैं। और ये बेसिकली आपको एक रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट बताते हैं कि यार कितना रिस्क है कि ये कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये अपने कर्जे वापस नहीं कर पाएगा, एज वी सेड। सो अ लोअर रेटिंग, जितनी कम रेटिंग होगी, सी होगी, सी प्लस होगी, ट्रिपल सी होगी, सो उसका मतलब है कि दैट कंट्री हैज़ हायर रिस्क। और वो और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ही रिस्क ज़्यादा होता है तो या तो लोग आपको पैसे नहीं देंगे, और या जब आपको वो पैसे देंगे तो आपसे फिर बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट वो करेंगे, डिमांड करेंगे। सो उसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आपका बेसिकली यही आता है ना कि आपको उसको कितना आपको वो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो बोरोइंग कॉस्ट ऊपर जाएगी, दूसरा आपका हायर रिस्क, और दूसरा आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो भी गिरेगा। सो इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब भी किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने की वो करते हैं, सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे लुक एट इज दैट व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस कंट्री गेटिंग डिफॉल्ट, राइट। तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे जाएं और कंट्री बैंकरप्ट हो जाए। तो सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया। सो मैंने फिच रेटिंग, क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी जो कि आई थॉट कि शायद सब लोग को नहीं पता होगा, सो आई वांटेड टू स्पेंड लाइक अ couple of minutes to explain this concept to you guys। ठीक हो गया। देन वी हैव इकोनॉमिक के अंदर रेमिटेंसेस का सर्ज। सो रेमिटेंस क्या होता है? जो बाहर से, जैसे आपके कोई रिलेटिव्स होते हैं यूएस के अंदर, यूके के अंदर, सऊदी के अंदर,
so they send money back home. That is international remittance. So remittances surged during what time? So अभी वो देखते हैं, remittances hit a record high of 4.1 billion dollars in March. So March के अंदर it was a record high 4.1 billion dollars पे पहुंचा international remittance in Pakistan, और this is up 37% year on year. So year on year जितना पिछले साल जितना हुआ था उससे 37% ज़्यादा इंक्रीज हुई रेमिटेंस दिस ईयर। और फिर वो बताता है कि फर्स्ट थ्री जो पहले तीन क्वार्टर्स ऑफ फिस्कल ईयर 2025, जो पहले तीन क्वार्टर्स गुजर चुके हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो आपकी रीच्ड ओवर 28 बिलियन डॉलर्स, और विच इज़ अप 33%। कि ये 33% अगर इसको हम फिस्कल ईयर 2024 के तीन क्वार्टर पहले तीन क्वार्टर्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, सो दिस इज 33% हायर देन दैट ऑफ 2024 का जो वो था, विद द स्टेट बैंक प्रोजेक्टिंग 38 बिलियन डॉलर्स फॉर द ईयर। के इस साल के अंदर स्टेट बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है दैट दिस नंबर इज गोइंग टू बी क्लोज टू 38 बिलियन डॉलर्स, राइट? सो इट्स इंक्रीजिंग, विच इज़ अ गुड साइन। दूसरा, वो रेमिटेंसेस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रेमिटेंस कैसे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सो शेयर ऑफ रेमिटेंसेस इन पाकिस्तान जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर टोटल जो शेयर है इंटरनेशनल रेमिटेंस का, दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम 1% इन 2000 के अंदर रेमिटेंस का जो परसेंटेज थी दैट वाज ओनली 1% एंड टू अराउंड 9%। और अभी क्या, अभी 2024-2025 में इट हैज़ रीच्ड 9%, फ्रॉम 1% टू 9% इन रफली 25 ईयर्स। दिस इज़ लाइक समथिंग रियली बिग, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर 9% इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल नंबर। तो अगर ये ऊपर नीचे होता है तो दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल। और स्टेट बैंक एम क्या करता है? एम्स टू रेज इंटरनेशनल रिजर्व्स टू 14 बिलियन डॉलर्स बाय जून 2025 के। इंटरनेशनल रिजर्व जो है स्टेट बैंक का टारगेट ये है दैट इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स टू 14 बिलियन डॉलर्स बाय जून 2025। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, राइट? सो जो बिजली की चोरी होती है उसकी लॉसेस, सो द कंट्री फेसेस लॉसेस ऑफ अराउंड 600 बिलियन रुपीस annually. साल के 600 बिलियन रुपीस are lost because of the electricity theft, right? So this is now a big number, और आप इसको कोट भी कर सकते हैं in any of your essays, current affairs, कि this is something which is very considerable। और अगर ये losses होंगे तो वो losses फिर क्या होते हैं? वो pass on होते हैं ना to the end consumer, कि वो चोरी हुई भी है तो वो जो लोग बिल पे करते हैं, सो आपने देखा होगा एडजस्टमेंट्स होती हैं बिल के अंदर, सो वो दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का लॉसेस। और जो कंज्यूमर होगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, एक तो घरों में, और दूसरा कमर्शियल जो कंज्यूमर्स होंगे उनके ऊपर भी वो लोड जाएगा, और वो जब उनके ऊपर लोड जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज भी आएगा, जब इस तरह के अनफोर्सीन कॉस्ट्स आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, देन वी हैव इकोनॉमी के रिलेटेड सेनेट बजट के बारे में इस महीने के अंदर बात हुई। सेट जो सेनेट बजट था, सो इट रोज बाय 43.3%। सो डिस्पाइट द इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री इज गोइंग थ्रू, सेनेट का जो बजट था दैट रोज बाय 43.3% टू ओवर 7 बिलियन रुपीस। सो जो सेनेट का टोटल जो बजट है पूरे साल का दैट इज़ रफली 7 बिलियन रुपीस, जो कि इंक्रीज हो गया बाय 43.3%। और यहाँ पे पर मेंबर भी उन्होंने एक हिसाब किताब लगाया, सो उन्होंने डिड्यूस किया दैट दी पर मेंबर, जो सेनेट का एक मेंबर होता है उसका जो खर्चा है दैट इज़ रफली 85.2 मिलियन रुपीस ऑन एन एनुअल बेसिस, और विच इज़ 68% spike from the previous numbers. ठीक है, so this is about the Senate. Another issue that our economy faces is pension liabilities, right? So ये सारी चीज़ें आपको ideas भी दे रहे हैं कि आप इनको so pension is one of the things जो कि अक्सर लोग अपने essays लिखते हैं on economy, उसके अंदर वो pensions को भूल जाते हैं, but pension is one of the biggest issues that Pakistan has, right? The federal pension bill exceeds rupees 1 trillion इन फिजिकल ईयर 2025। जो फिजिकल ईयर 2025 के अंदर आपका 1 ट्रिलियन रुपीस का आपका पेंशन की लाइबिलिटी है, विच इज़
once again, for an economy like Pakistan, this is not like a piece of cake. With military pensions at rupees 662 billion, जिसमें से 1 billion में से 662 billion जो है, that is 1 trillion में से, sorry, 662 billion जो है, more than 60%, that is military pensions. And then pension liabilities growing at 24% annually. So this is not the end of the story. ये हर साल increase हो रहे हैं क्योंकि लोग retire हो रहे हैं, तो उनके जो पेंशन के एक्सपेंडिचर्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक हो गया? देन और आर द फोर्थ लार्जेस्ट, और जस्ट टू गिव यू गाइस एन अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि फोर्थ लार्जेस्ट फेडरल एक्सपेंडिचर है। सो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनमें सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है, फोर्थ लार्जेस्ट इज द पेंशन लाइबिलिटी. So if you talk about something in your essays, if about something which is number 10, number 12, and you forget about number 4, so that's not going to give a very good picture of you to the examiner. ठीक हो गया? So anyways, so this was about pension. Now there are certain things related to gender related. So gender related कुछ चीज़ें, number one, violence against women globally versus Pakistan. So there is this organization called Sustainable Social Development Organization, SSDO, जो कि उनकी 2024 की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है that 20% women face abuse, while a shocking 90% of Pakistan's females endure violence, right? So 20% abuse उनको, उनकी मुकद्दर में there is abuse, जुल्म, ज़्यादती, जबर, वो सब कुछ होता है, और 90% जो हैं वो आपकी ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, दे endure violence, वो वायलेंस को बर्दाश्त करती हैं। ठीक है? एंड देन इसी तरह से कन्विक्शन रेट्स. नाउ व्हाट इज़ कन्विक्शन रेट? कन्विक्शन रेट बेसिकली ये होता है कि जब भी आपने कोई जुर्म होता है, एनी एनी क्राइम, उसके अंदर कन्विक्शन रेट ये होगा कि लेट्स सपोज 100 people, 100, there were 100 cases of robbery, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो लेट सपोज अगर उसमें 80 आउट ऑफ 100 लोग जो हैं वो, उनको सजाएं हुई, उनको जो भी उनके जो रॉबरी की जो भी सज़ा होगी वो सज़ा उनको ही, तो दैट मीन्स दैट दिस क्राइम हैज़ 80% कन्विक्शन रेट, के 80% लोगों को सज़ा हुई इसके, इन केसेस के अंदर. सो अ रीसेंट SSDO रिपोर्ट, यही सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो रीसेंट रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि कन्विक्शन रेट्स फॉर women at 0.5% for honor killings. So 0.5% for honor killings, right? So सिर्फ 0.5% लोग जो हैं वो convict हुए for honor killings and rape. 0.1% for kidnapping. सिर्फ 0.1% conviction rate था for kidnapping, and 1.3% for domestic violence. So 1.3. So which means that this is मतलब अगर justice के point of view से अगर हम लोग उसके जो legal system के बारे में अगर हम बात करें, so this is like absolutely horrific, right? So this is totally not acceptable कि अगर आपके 0.5% for honor killings and rapes वहाँ पे conviction हो रही है. So what kind of perception are we giving to the people who have such sorts of inclinations, right? इसी तरह से rape convictions by region. So in Pakistan, in Punjab, so अभी ये सब पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं. Out of 4,600 cases, roughly 4,600 rape cases, only 20 resulted in conviction. सिर्फ 20 लोगों को conviction हुई, और ये we're talking about Punjab only in this case. Shockingly, Sindh and Balochistan recorded 0 rape convictions. So Sindh and Balochistan के अंदर there were, of course, there were reported cases reported, but 0 conviction rate in both of those provinces. इसी तरह से gender related हमारे पास assault cases, right? So assault cases के अंदर Lahore Police Performance Report for the first quarter of 2025 shows over 100 women were subjected to assault in the Punjab's capital alone. So first quarter के अंदर सिर्फ ये, और once again this is only those reports, those which have been reported, right? So यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि पहले quarter of 2025 के अंदर over 100 से ज़्यादा औरतें जो थी, they were subjected to assault. assault कहते हैं जो abuse और violence, right? So उसके अंदर सिर्फ पंजाब के कैपिटल में, सिर्फ we are talking about Lahore for this 100 से ज़्यादा in one quarter. इसी तरह से women in police force. So this is also one of the major reasons why for women empowerment and also for the violence against women, that only 2% of Pakistan's police force is women, right? So सिर्फ 2%
ख़वातीन हैं, बाकी सारे मर्द हज़रात हैं। इसी तरह से वाटर क्राइसिस, सो वाटर क्राइसिस एज़ यू all know, I hope that you guys all know that water is something, water is has become one of the major crises that Pakistan faces right now। और पानी का ख्याल भी रखा करो आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। हम कंट्री के बारे में फ़िलहाल बात नहीं भी करते, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप लोग पानी का जितना ख्याल रख सकते हो, जितना कंज़र्व कर सकते हो पानी को, तो प्लीज़ डू दैट, राइट? सो water crisis. So the UN's Global Water Security 2023 assessment, right? So this is back from 2023। back in 2023 जो यूएन का सर्वे है, वाटर ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी सर्वे, सो वो आपका बेसिकली उसने पाकिस्तान को क्रिटिकली वाटर इनसिक्योर कैटेगरी के अंदर, critically water insecure category के अंदर it has placed, underscoring a national emergency के basically this calls for a national emergency type of situation। ठीक है। then climate related भी कुछ चीज़ें थी। so snow persistence decline। स्नो परसिस्टेंस क्या होती है? सो आपका जो 23 ईयर लो इन स्नो परसिस्टेंस। सो स्नो परसिस्टेंस बेसिकली कि जो आपका, आपने सुना होगा ग्लेशियर्स डिप्लीट हो रहे हैं, देयर मेल्टिंग, ग्लेशियल मेल्ट्स, राइट? सो ऑल ऑफ दैट, सो आपका वो बेसिकली इट हैज़ रियली रियली स्नो परसिस्टेंस नहीं है उसके अंदर, और वो बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। सो 23 ईयर लो के ऊपर पाकिस्तान का स्नो परसिस्टेंस इस पॉइंट पे है। एंड विद द इंडस बेसिन सीइंग अ 16% डिक्लाइन। सो 16% डिक्लाइन है सिर्फ इंडस बेसिन की अगर हम बात करें। इसी तरह से वाटर सप्लाई का इम्पैक्ट, कि इसका स्नो मेल्ट का जो आपका इम्पैक्ट है ऑन वाटर सप्लाई, तो उसके बारे में उसने बताया 25% ऑफ एनुअल वाटर फ्लो टू 12 मेजर रिवर बेसिन। सो जितना भी स्नो मेल्ट होता है वो 25% पाकिस्तान का जो एनुअल वाटर फ्लो है उसको 12 मेजर रिवर बेसिन के अंदर वो आपका वो करता है, मेक श्योर करता है। और पाकिस्तान रिलायंट ऑन द इंडस बेसिन फॉर ओवर 60% ऑफ इट्स वाटर नीड्स फेसेस रिड्यूस्ड समर रिवर फ्लोज, कि समर्स के अंदर फिर आपके रिवर फ्लोज नहीं होते बिकॉज स्नो परसिस्टेंस नहीं है, कम हो गई है, 23 ईयर लो पे आ गई है, तो वो पहले ही सारा कुछ मेल्ट होके दैट्स काइंड ऑफ लीड्स टू lack of water supply in the summer months। और फिर river flows, worsening water scarcity amid drought and erratic rainfall। ठीक हो गया बच्चा? Then we have health related। Now this is also very interesting, very alarming। Some things are very alarming in this। So the first one is maternal and newborn mortality। Mortality is deaths के maternal और newborns जो होते हैं उनकी death के बारे में। So 2020 की UN report ranked Pakistan third globally for maternal and newborn deaths and stillbirths। So third, right? So this is very alarming कि पाकिस्तान जैसा इतनी बड़ी population, and then we are third globally maternal, और globally के पूरी दुनिया के अंदर we are third when it comes to maternal deaths, newborn deaths and stillbirth। stillbirth का मतलब होता है जो बच्चा मतलब पैदाइश के टाइम पे ही he or she is still, right? So अल्लाह माफ करे कि वो basically is not alive at that time, right? So third globally with 675 newborns and 27 mothers dying daily, कि 675 जो नए नौ मौलूद, न्यूबॉर्न कहते हैं नौ मौलूद जो बच्चे हैं, वो और 27 माएँ डेली की बेसिस पे they're passing away, right? Totaling over 9,800 mothers, 246,000 newborns and 190,000 stillbirths annually। कि पहले तो उसने डेली की बेसिस पे बताया और फिर आपको एनुअली भी बताया कि तकरीबन 2.5 लाख न्यूबॉर्न्स die every year, right? और इसी तरह से 9,800 mothers and 190,000 stillbirths, right? And this is, of course, the source is also mentioned, WHO का data है, this is what has been reported in WHO। Then we have maternal mortality trends, के trend के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। So ये तो 2020 की रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने बात किया। Then ट्रेंड जो ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, ये एक और रिपोर्ट है जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी में ट्रेंड्स बताती है सिर्फ, और वो कहती है कि 40% डिक्लाइन मैटरनल डेथ्स फ्रॉम 2000 टू 2023, कि पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2023 के बीच में 40% मैटरनल जो डेथ्स हैं या जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कम हुई है।
due to better health facility access. So the good thing is कि आपकी maternal mortality जो है वो कम हो रही है by 40%. In 23 years it has reduced by 40%. But still the picture is not really good. 260,000 women died in 2023. So 2,60,000 खवातीन फिर भी they died in 2023, which means one expectant mother. और फिर उसने उसको थोड़ा सा ऐसे आप लोग भी अपने एसेस में जब फैक्ट्स कोट करते हो जस्ट टू मेक श्योर दैट द रीडर और योर एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन और द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, तो आप वहाँ पे इस तरह से भी बता सकते हैं दैट वन एक्सपेक्टेंट मदर पेरिश्ड एवरी 2 मिनट्स, के हर 2 मिनट में एक खातून जो कि हामला खातून was passing away, right? So in 2023 risking over 1 million by 2030, कि यही नंबर जो अभी 260,000 पर एनम है एनुअली, वो दिस कैन रीच 1 million by 2030, which is kind of scary. And then neonatal tetanus control. So 80% of Pakistan's population resides in areas where neonatal tetanus spread has been contained. So 80%, this is once again a good news कि जो neonatal जो बिल्कुल नौ मौलूद जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बीमारी टेटनस का एक खदशा होता है. सो वो थोड़ा सा गंदगी और इससे रिलेटेड सैनिटेशन से रिलेटेड मतलब वन ऑफ द रीजंस ऑफ दैट. सो 80% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है that lives in areas which are now where tetanus का spread has been contained, कि मतलब वो tetanus जो है वो बच्चों के अंदर फिर ट्रांसफर ना हो या बच्चे उससे अफेक्ट ना हो. ठीक है अच्छा. देन वी हैव वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस. सो हेल्थ रिलेटेड के अंदर ही वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, मीजल्स इज वन ऑफ दोज कि जिनको वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है. मीजल्स के केसेस जो है वो 20% इंक्रीज हुए 2023 में. और वो क्यों, आपका उसकी मेजर जो वजह दैट इज़ कि लोग उसकी वैक्सीनेशन या तो उनका एक्सेस नहीं होता उस वैक्सीनेशन को या उनको अवेयरनेस नहीं होती. सो फॉर वट एवर रीजन्स ओवर 10 million cases globally. So 20% in Pakistan, 1.2 million infants missed measles vaccinations, right? So जो 1.2 million बच्चे अगर वैक्सीनेशन मिस करेंगे तो देन मीजल्स जैसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड भी होती है, तो अगर वैक्सीन भी नहीं होगा तो दैट्स गोइंग टू be very difficult to control. And then rabies. Rabies is one of the Pakistan's most deadly yet neglected public health crises. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2000 से 5000 लोग जो हैं वो हर साल 2000 से 5000 लोग पाकिस्तान में they die because of rabies, right? Rabies जो वो कुत्तों के काटने से और इस तरह की कोई बीमारी होती है. सो मोस्टली फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़, और ये मसला भी ज़्यादा देही इलाकों के अंदर है कि आपका रेबीज़ इज स्टिल प्रेवलेंट in rural areas. Without an immediate coordinated effort, Pakistan risks falling behind the WHO global goal of zero deaths by 2030. So पाकिस्तान शायद उस टारगेट को मिस कर ले जो कि WHO की तरफ से एक ग्लोबल एक टारगेट है कि ज़ीरो एब्सोलूट ज़ीरो रेबीज़ के केसेस होने चाहिए, ठीक है, बाय 2030. सो एंड देन वी हैव some sports related. So sports related कुछ good things that have happened. So squash के अंदर नूर जमान won the inaugural under 23 world championship, squash championships, right? और ये क्यों important है? So शायद इन सम केसेस जब आप एसेज लिखते हैं, सो उसमें कुछ आपके ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स फॉर श्योर होते हैं जिसके अंदर यू वांट टू हाईलाइट सम थिंग्स रिलेटेड टू लेट्स से स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सो अगर आप ये कहना चाहें कि द रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, सो या जो क्रिकेट से लोग अगर लेट सपोज स्क्वॉश के अंदर चले गए, सो आई डोंट नो, तो कभी अगर आपका किसी आर्ग्यूमेंट में काम आ जाता है या मे बी आपके किसी एमसीक्यूज में वो होते हैं ना जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज, तो वहाँ पे शायद आपके ये काम आ जाए. देन वी हैव दिस वाज द फर्स्ट अंडर 23. सो नूर जमान ही वन इन दी 23 जो आपके वो थे स्क्वॉश चैम्पियनशिप थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट वन जिसके अंदर नूर जमान वन द इनॉग्यूरल 2023 वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप.
Emerging talent, so then there are a few names: Noor Zaman, Hamza Khan, Muhammad Ahmad, right? So represent Pakistan's rising squash stars, reviving hope since Jamshed Khan's 1996 title. So 1996 के बाद थोड़ा सा squash के अंदर हम लोग हल्के ही रहे, but finally we see some ray of hope in the form of these young sportsmen in squash जो कि शायद थोड़ा सा पाकिस्तान को revive कर देंगे in sport, in squash, in this sport. Then we have women's achievement. So Amna Fayaz won a silver medal in the women's consolation of the U23 under 23 championships, which is once again a good sign. This is also in squash. And then Olympics prospects, right? So Olympic के अंदर जिसके अंदर पाकिस्तान को थोड़ा सा पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं देखी जाती, सो मे बी स्क्वाश वुड बी दैट वन sport के जिसके अंदर पाकिस्तान can bring out some changes, right? And this was about it for today's editorials का जो मैंने आपको जिस तरह से बताया. So I hope that you guys liked it, और इंशाल्लाह से इस तरह से आपके जितने भी subsequent months के editorials होंगे, we'll be doing all of those. मैं gather करके I'll be presenting those to you guys in class. अगर कोई एक आधी इसमें ऐसा हो कि वो उसमें explain करने वाला भी कुछ होगा, तो I'll definitely do that as well. So this was it guys. I hope that you guys liked it. और अगर आप समझते हो कि ये किसी आपके friends के लिए valuable होगा, उनके भी काम का होगा, so share it with them and also leave a like, ताकि मुझे भी पता चले that you guys are enjoying, ताकि मैं अगली बार इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद I come prepared for this, और भी ज़्यादा facts हों और भी ज़्यादा मज़ा हो इसमें. तो I need your support, हाँ. Thank you so much. I'll see you guys next time. Bye bye.